हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं काई-स्क्वायर टेस्ट। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई थी, सब कुछ इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं उस वीडियो में बताने वाली हूँ और जो कुछ रह गई थी वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ कि काई-स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, एग्जाम्पल के साथ एक इलस्ट्रेशन मैं आपको कराने वाली हूँ, क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स है, किन कंडीशंस में जो है ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, जो ये CHI लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन है काई। काई-स्क्वायर टेस्ट जो है वो कार्ल पियर्सन ने दिया था इन 1900, राइट। काई-स्क्वायर टेस्ट जो है एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब यहाँ पे मतलब ये बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब हमें टेस्ट की पहचान कैसे होगी कि ये पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जिनमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ईजिली, और उसके अंदर हमारा जो है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंक्लूड होता है। बट जैसे कि अगर हम बात करें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये टेस्ट जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन नहीं यूज़ करते, ठीक है, पॉपुलेशन का, इसलिए क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। और जिन टेस्ट की कैलकुलेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में हम जो है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन भी यूज़ करते हैं, बल्कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम ऐसे कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करते, राइट। काई-स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। काई-स्क्वायर टेस्ट को हम और क्या क्या बोलते हैं, मतलब इसके जो अदर नेम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पियर्सन काई-स्क्वायर, और हम इसको बोलते हैं काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, गुडनेस ऑफ फिट एक्यूमुलेशन, कंटीजेंसी टेबल, क्वांटिटिव वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये सारे नाम जो है वो इसी एक काई-स्क्वायर टेस्ट के ही हैं, ये सारे नाम, तो ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली इस टेस्ट में हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो हमारी ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उनको हम देखते हैं आपस में उनका क्या डिफरेंस आया, ठीक है। द टेस्ट वी यूज टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया है और जो हमने एक्सपेक्ट किया है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम मेजर करते हैं इस टेस्ट में। और ये सारा जो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, हम एक हाइपोथेसिस को जो है अज्यूम करते हैं। अब बात आती है, बहुत जगह आप इस चीज़ में कंफ्यूजन होंगे कि काई-स्क्वायर टेस्ट एक पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक। बहुत रेयर सिचुएशन होती है, बिल्कुल ना के बराबर, जिनमें हम काई-स्क्वायर टेस्ट को पैरामीट्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। अदरवाइज हम काई-स्क्वायर टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेकर ही चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि काई-स्क्वायर टेस्ट कौन सा है, पैरामीट्रिक है कि नॉन पैरामीट्रिक, तो हम यही बोलेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। बट अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि काई-स्क्वायर टेस्ट क्या पैरामीट्रिक हो सकता है किन्हीं भी सिचुएशन में, कि कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चांस नहीं है। कुछ सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि काई-स्क्वायर टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट भी है, राइट। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं काई-स्क्वायर टेस्ट की। फर्स्ट लिखा हुआ है कि ये टेस्ट हमारा क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो कि फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पे है, राइट, ना कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम जो है ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करते। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, ना कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है, और इसलिए ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। The test is used for testing the hypothesis and is not useful for estimation, कि ये estimation के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। जो काई-स्क्वायर टेस्ट है ये कंटीजेंसी टेबल पे भी काम करता है, मतलब जिसमें दो तरफा टेबल बनता है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और रिसर्च वर्क की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता है ये टेस्ट।
और हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिजिड अजम्पशन नहीं होती, बिल्कुल फिक्स, जिसकी अगर हम बात करें रिगार्डिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। और इसके अंदर हमें जो है पैरामीटर वैल्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, और इसके अंदर मैथमेटिकल डिटेल्स कम इन्वॉल्व होती है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हम इसके अंदर कर सकते, ठीक है, क्यों? वो हमें इसके अंदर करनी ही नहीं पड़ती प्रॉपर कैलकुलेशन, ईजी है ये। अगर हमें गुडनेस ऑफ फिट फाइंड आउट करना है तो उस केस में हमारा जो है काई-स्क्वायर टेस्ट बेस्ट माना जाता है। बट अगर गुडनेस ऑफ फिट एंड जो हमारा डेटा है वो नॉमिनल है, देन उस केस में हमें क्रूशिकल वैल्यूज अच्छा मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है काई-स्क्वायर टेस्ट जो है बेस्ट नहीं है अगर हमारा डेटा है वो नॉमिनल है। अब नॉमिनल स्केल मतलब जिसमें सिर्फ इतना पता है कि ये तो या तो है या नहीं है, तो उस केस में काई-स्क्वायर टेस्ट जो है बेस्ट नहीं है। जो जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, इनमें हम एक या दो वेरिएबल लेते हैं, बट काई-स्क्वायर टेस्ट में हम दो से ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट जो है वन साइडेड टेस्ट होता है और हमेशा ही जो है राइट टेल टेस्ट होता है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक मिनट। जो हमारा काई-स्क्वायर टेस्ट है ये राइट टेल टेस्ट है, मतलब आपने देखा होगा कभी फिगर जो इस तरह से, जो बाकी के टेस्ट होते हैं उनकी इस तरह से फिगर बनती है, ये राइट टेल और ये लेफ्ट टेल। बट जो काई-स्क्वायर टेस्ट है इसकी जो फिगर है वो किस तरह से बनती है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ करते हैं वो इस तरह से होता है। ये हमेशा ही पॉजिटिवली होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है और जो है ऑलवेज राइट टेल्ड होता है। गुडनेस ऑफ फिट भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं, कंटीजेंसी टेबल में भी यही काम आता है। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्या हमारा डेटा जो है जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वो क्लियरली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को बता पा रहा है कि नहीं पा रहा। अब जैसे कि हम जब फर्स्ट स्टेप करते हैं काई-स्क्वायर टेस्ट में, हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो उसके अंदर क्या होता है, तब हमारा रिजल्ट निकल के आता है। अगर हमने जो रिजल्ट निकाला वो ग्रेटर देन है किससे, जो टेबल में वैल्यू है उससे, जो ऑब्जर्व हमने किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही है टेबल की वैल्यू से, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर ऑब्जर्व से कम है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमारा एफ टेस्ट होता है और जो काई-स्क्वायर टेस्ट होता है ये दोनों वन टेल टेस्ट होते हैं, बाकी टू टेल टेस्ट होते हैं, ठीक है। और हम जो है कंटीजेंसी टेबल क्या किसको बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स इन सेल्स, की एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम सेल्स में जो है डाटा को अरेंज कर रहे हैं, दैट इज कंटीजेंसी टेबल। और जो है आपको पता है काई-स्क्वायर टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी टेबल भी बोलते हैं। एंड इट शुड बी नोटेड दैट द काई-स्क्वायर टेस्ट ओनली टेल्स अस वेदर टू प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड और नॉट, कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, बट नॉट मेजर द डिग्री और फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, कि उन काई-स्क्वायर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं कोई भी कैटेगरियल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। कॉमनली ये यूज़ किया जाता है कि आपस में जो टेस्ट मतलब जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। दो से ज़्यादा पॉपुलेशन के इन्फरेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो है काई-स्क्वायर टेस्ट को यूज़ किया जाता है। काई-स्क्वायर की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला आता है रो -1 ब्रैकेट कॉलम -1। एक बार यूजीसी नेट में ये फॉर्मूला पूछा भी गया था। अगर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 2 से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 2, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो किस शेप में बनेगा, बेल शेप्ड बनेगा। अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरह से, एल शेप्ड में बनेगा विद मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट 0। अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 2 है, राइट, तो उसमें भी हमारा एल शेप्ड बनेगा बट विद इन्फिनाइट ऑर्डिनेट एट द ओरिजिन। अब हमारा इसके अंदर फॉर्मूला क्या यूज होता है, काई-स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। अब यहाँ पे ओ ई ये सब क्या है, तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अपनी
ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व जो हमने किया वो हमने लिख लिया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख ली। फिर हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को हम माइनस करते हैं, मान लो यहाँ पे ये लिखी, यहाँ पे ये लिखी, अब इस वैल्यू में से ये माइनस, इसमें से ये माइनस करके हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हो गया हमारा ये स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है उसका अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सारी वैल्यू का कर दिया हमने स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारा ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन चुका है। अब इसको क्या करना है, ई से डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने ये निकाला है इसको डिवाइड बाय ई कर देंगे सारी वैल्यू को। फिर जो हमारी टेबल बनी है, जैसे इस तरह से वैल्यू लिखी है, फिर हम करेंगे सबका टोटल, राइट। ये किसका साइन है, यहाँ पे समेशन का साइन है, मतलब कि टोटल, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। तो इस तरह से इनका हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी कैलकुलेशन। अब देखो विद इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न ऑफ और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, राइट। तो ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे। अब टोटल ये कितनी बार डाई को थ्रो किया हमने, 132 टाइम्स। तो 130 को हम जो है किससे डिवाइड कर देंगे, कितने हमारे पास टोटल कितनी बार हम क्या क्या आ सकता है, एक डाई पे क्या 6 तक आ सकती है काउंटिंग, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6, ठीक है। तो 132 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 22। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने यहाँ पे सारी ये लिख ली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई वो हमने यहाँ पे लिख ली। फिर हमने क्या किया, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस किया, ये आ गई हमारी वैल्यू। फिर जो ये वैल्यू आई है इनका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखो ये माइनस साइन जो हमारे आए थे माइनस करके, ठीक है, तब हमने ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस किया, तो ये हमारे तब हम स्क्वायर करेंगे तो ये सारे माइनस के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में ई से डिवाइड कर रहे हैं। फॉर्मूला याद हो गया आपको, ई से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएंगी, बाद में इसका टोटल कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तक था ये हमारा इलस्ट्रेशन का कौन कौन सी कंडीशन में इसको अप्लाई किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आपको बतानी है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होना चाहिए। वहीं पे हम जो हमारा डाटा है वो हमारा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम काई स्क्वायर टेस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। दो पॉपुलेशन के इन्फेरेंस या आप बोल सकते हो रिजल्ट निकालने के लिए हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी डाटा होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, राइट, जिनको हम जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कैटेगरीज में, जो है ग्रुप में उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस फॉर्म में वो होना चाहिए। तो वहीं पे हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्शन ऑन अ रैंडम बेसिस, यानी यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने किस तरह से कलेक्ट किया है, रैंडम बेसिस पे, यानी हमने जो है रैंडमली चूज़ करना, लाइक जैसे चिट होती है, एक डब्बे में अपने बॉक्स में जो है चिट डाली है और वो आप रैंडमली कोई भी उठा रहे हो, है ना, बिना आपको कुछ पता नहीं है कि किस पे क्या लिखा हुआ है। इस तरह से जो हम रैंडमली जो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, राइट। देन जो हमारी ऑल द आइटम्स इन द सैंपल, जो भी हमने सैंपल लिया उसके जितने भी आइटम है वो सारा क्या है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं करते, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। और उसके बाद बोला गया है कि कोई भी ग्रुप में जो है वेरी फ्यू आइटम नहीं होने चाहिए, से लेस देन 10, ठीक है। तो उस केस में हम जो है ये नहीं अप्लाई कर सकते। ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे लार्ज फॉर्म में होने चाहिए, एटलीस्ट जो है इट शुड नॉर्मली बी एटलीस्ट 50 तो होने चाहिए ना। तो इसके अंदर मेन हमारी दो कंडीशन होती हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन और सैंपल मीन गिवन ना हो।
population and sample mean is not given in the question. Second, it talks about degree of freedom, कि जो क्वेश्चन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हो और जो हमारा पॉपुलेशन और सैम्पल मीन हमें गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे हम काई-स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है काई-स्क्वायर टेस्ट की। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कॉमर्स रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। चैनल विजिट कर सकते हो, अलग अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, तो जिस भी सब्जेक्ट पे आपको चाहिए होगी तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।